नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। 2022 का चुनाव नजदीक आते आते नेताओं ने अपने अपने सियासी नफे और नुकसान के लिए सियासी समीकरण को अभी से साधना या फिर हम यूं कहें कि बिठाना शुरू कर दिया है। अब सियासी फायदे के लिए नेताओं को दल बदलने से गुरेज नहीं है। ऐसा ही कुछ लखनऊ में होता हुआ अब दिख रहा है, जहां बसपा के बागी विधायकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा साइकिल की सवारी बहुत जल्द करेंगे। उधर बीजेपी के साथ संजय निषाद ने चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव प्रभारी और स्वतंत्र देव सिंह के साथ संजय निषाद ने अपनी पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी में 2022 में होने वाले चुनावों में ओबीसी जनगणना का मामला भी इन सब के बीच में तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना अभी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और दुष्कर है। इसके बाद मायावती ने इस पर तंज कसते हुए यह कहा है कि यह बीजेपी के चुनावी स्वार्थ का पर्दाफाश है। इसके साथ ही मायावती ने इसे अति गंभीर और अति चिंतनीय भी करार दिया है। इन सब के बीच में अब सवाल यह बनता है कि क्या 22 की लड़ाई अब जाति पर आ गई है। सवाल इस बात का भी है कि संजय निषाद के पार्टी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। बागी नेता के शामिल होने से क्या समाजवादी पार्टी की जो 22 में बाईसाइकिल है वो आपको दौड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा ने भी मुलाकात की है। उस तस्वीर को भी आपने देखा है कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आपको ये बदलते हुए रंग देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में ये राजनीति धीरे धीरे और दिलचस्प होती हुई भी नजर आएगी। लेकिन हाँ, जाति के आधार पर या जातिगत जनगणना को लेकर के अभी जो बात चल रही है, जिसमें मायावती ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं, अखिलेश यादव भी इसकी पैरवी पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि संजय निषाद या फिर आगे इसको बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस राजनीति को साध पाएगी या फिर नहीं, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, पहले इसको आपको सुनवाते हैं। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी जी, उनकी मौत में तो बागी नेताओं के शामिल होने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये भी सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है। और क्योंकि अब चुनाव आते आते आप देखते हैं किस तरीके से जो बदलाव हैं वो होते हैं। इसके अलावा साथ ही आज संजय निषाद अपनी ही पार्टी के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा। और ये स्पष्ट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने कि चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही होगा। और अब किस तरीके से लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए जो राजनीति है वो बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो लगातार अभी जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य के अंदर, आप देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। नरेशोत्तम के साथ भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, इसको सुनिए। आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामअचल राजभर और लालजी वर्मा ने मुलाकात किया। दोनों कद्दावर नेता हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं। अंबेडकर नगर में उनकी दावेदारी रहेगी। सपा कार्यालय पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नेता, अंबेडकर नगर से ही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या परिस्थितियां बनेंगी अंबेडकर नगर में अगर इन दो नेताओं को शामिल किया जाता है और टिकट की मांग करते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए हम लोग पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय में शामिल हैं। जिस भी कड़ी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय होंगे हम उनके साथ सहयोग में लगेंगे। और जनता सरकार बनाना चाह रही है, लेकिन उस दिशा में जो भी निर्णय पार्टी लेगी हम पार्टी के साथ निर्णय के साथ रहेंगे। आपकी पार्टी के तमाम नेता, वहाँ पे दो पूर्व मंत्री हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक तो राममूर्ति वर्मा है, अकबरपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं। शंखलाल माझी हैं कटेहरी से। तो रामअचल की दावेदारी अकबरपुर सीट पर है, राममूर्ति वर्मा की दावेदारी कटेहरी में हो सकती है, टांडा में हो सकती है। तो ऐसे में वहाँ का समीकरण कैसे बैठेगा, सपाई कैसे संतुष्ट होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है या नेता है, उसका उद्देश्य है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने लोगों के प्रति बहुत ही वफादार नेता है। वो इसको कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे वो उनका काम है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सारा कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश जी के निर्णय के साथ।
बिल्कुल अंबेडकर नगर से ये सभी नेता थे। इनका कहना है कि पार्टी के साथ रहेंगे, नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा वैसा किया जाएगा। कैमरामैन हरिओम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आप सुन रहे हैं लगातार जो बातचीत है हमारे सहयोगी ने भी की है। हालांकि अब जिस तरीके से पार्टियों को भी एक दूसरे के साथ आप देख रहे हैं कि चाहे गठबंधन के तौर पर अब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐलान हो चुका हो औपचारिक तौर पर, यह बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या खुद संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी का साथ का कितना फायदा मिलेगा, ये सवाल है। सवाल इस बात का भी है, ये जो तस्वीर पोस्ट की गई है, ट्वीट की गई है अखिलेश यादव की तरफ से, ये भी अपने आप में कई मायनों को दर्शा रही है और इसका भी फायदा किस तरीके से मिलेगा समाजवादी पार्टी को, यह भी देखना होगा। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हलफनामा केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल किया गया है उसमें जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जातीय जनगणना नहीं कराने की बात को कहकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो अब साफ हो गया है कि वो नहीं चाहती है कि जो जातीय आधार पर जो जातियां हैं या उस वर्ग से जो शामिल लोग हैं उनको सही मायने में उनका रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो गया है। ये बात मायावती ने ट्वीट करते हुए कही है। तो आप देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी परिदृश्य है उसमें ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें, धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हुए संजय निषाद के साथ कि वो अपने सभी सहयोगियों का ध्यान रखेंगे, उनको उचित सम्मान मिलेगा, उनको उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से जो टिकट है वो भी दिए जाएंगे। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ रामअचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों ही आप ध्यान रखें कि बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के ये बहुत कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। और जाहिर बात है कि अगर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ अगर मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके भी जो अपने मायने हैं वो आप समझ सकते हैं। और इसका जो फायदा है वो अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मिलता है प्रदेश में आने वाले चुनावों में, ये भी देखना बहुत अहम होगा। और जातीय जनगणना को लेकर के भी जो सवाल उठाए मायावती ने वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है निषाद पार्टी के। अजय सिंह जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर एस.एच. खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी के। डॉक्टर एच.एस. खान आपका भी स्वागत। उमर शंकर राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। उमर शंकर राजभर जी आपका भी स्वागत। साक्षी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साक्षी जी आपका भी स्वागत। अजय चंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अजय चंद्र चौबे जी आपका भी स्वागत। और अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब्दुल हफीज गांधी जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी आज की चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जो चुनाव है वो लड़ने आप लोग जाने वाले हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए इस निर्णय को? हालांकि सीट को लेकर के तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उसके लिए इंतजार हम लोगों को करना होगा, लेकिन हाँ सहयोगियों को सही उचित मान सम्मान मिलेगा, ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कैसे देखा जाए इसको अजय सिंह जी? लोगों की वार्ता देखिए, 6 महीने से हम लोग निरंतर इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ निरंतर बैठकें करते हुए आ रहे थे। काफी सामंजस्य की बात होती आ रही थी। माननीय संजय निषाद जी के साथ उन्होंने बड़ा ही तार्किक और बड़ा ही सार्थक समय दिया। उन लोगों ने हमारी हर बिंदुओं पर सुनवाई की। माननीय संजय निषाद जी ने ऐसी सभी बातों को रखी जो उन्हें हर एंगल पे डाइजेस्ट होते आ रहा था। और आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन पर आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने पार्टी के विभिन्न मुद्दों के साथ उनके साथ एक सामंजस्य वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय संजय निषाद जी को अपने साथ बिठा करके उन सभी बिंदुओं को हल करने का हम लोग को आश्वासन दिया। और साथ ही साथ हम लोगों को सम्मानजनक सीटों पर लड़ने के लिए एक सामंजस्य और समरसता कायम करने का आश्वासन दिया, जिसको लेकर के निरंतर हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार अपने बिंदुओं को उनके समक्ष रखते हुए आ रहे थे। आज हम लोग उस बिंदु पे फाइनल स्टेज पर बैठे और आने वाले 2022 के चुनाव के लिए प्रखर रणनीति बना करके उनके साथ सामंजस्य बना करके लड़ने की भूमिका को निर्धारित किए।
जिसमें आने वाले विधानसभा की सीटें जो हमारी बहुलता की हैं और जो हमारे सामंजस्य में फिट बैठती हैं, उस पर हम लोग एक एक बिंदुवार डिस्कशन करके उनके साथ निरंतर बैठते चले आ रहे हैं। निर्णय भी हो गया है और बहुत जल्दी हम लोग इस उम्मीद और इस व्यवस्था पर कायम हो जाएंगे कि विभिन्न सीटों पर हमारे कौन कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे, जो कि सामंजस्य बनाकर उनके साथ लड़ने की भूमिका की रणनीति निरंतर बनाते हुए चले आ रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. खान जी, चूंकि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में इनका क्या कद रहा है वो सबको पता है, लेकिन आज अखिलेश यादव के साथ एक मुलाकात और एक ट्वीट किया गया अखिलेश यादव ने, जिसमें तस्वीर को उन्होंने साथ में साझा किया है। कैसे देखें इसको बहुजन समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी अगर मैं देखना चाहूं, क्योंकि इस बार तो आप लोग चुनाव में कह रहे हैं कि गठबंधन भी नहीं करेंगे, अपने दम पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़े नेता अगर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हो, बहुजन समाजवादी पार्टी को कैसे आंकेंगे इन सबके बीच में? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। पहली बात तो ये, मैं डॉक्टर एम.एस. खान हूँ, एम.एस. खान नहीं हूँ। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, रामअचल राजभर जी और ये वर्मा जी हमारी पार्टी में आने के पहले जरा पता कर लीजिए कि प्रधान में थे, बड़ा नेता आप उनको बता रहे हैं, तो बड़ा नेता तो हमारी पार्टी ने उनको बनाया, कितनी बार टिकट दिया, एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। जब पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे तो हमने निकाला है, वो गए नहीं है। इस चीज को जरा सा संशोधित कर लीजिए। चले गए लोग, चले नहीं गए कोई, जितनों को निकाला, जितने विश्वासघात किए हैं, राज्यसभा के वोटिंग में विश्वासघात किया गया, तो हमने इनको निकाला है और हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी और 2022 में सरकार भी बनाएगी और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। साक्षी जी, निषाद पार्टी के साथ आज आप लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया और खासतौर से अपना दल का भी उसमें जिक्र हुआ कि सहयोगियों को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन किस तरीके से सहयोगियों का फायदा मिल पाएगा इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके पीछे भी जुड़ी हुई हैं और लगातार सभी लोग अपने जोड़ घटाना गुणा गणित सब में लगे हुए हैं। निषाद पार्टी का जो साथ है या अपना दल का जो साथ है, उस सहयोगियों को सही तरीके से साथ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं क्या? देखिए, जो निषाद पार्टी है या अपना दल है, दोनों ही पुराने सहयोगी रहे हैं और दोनों में एक विचारधारा मिलती जुलती है, इसीलिए इतने लंबे समय से साथ में है। अगर मैं निषाद पार्टी की बात करूं तो 2019 से हमारे साथ में है और अपना दल की बात करूं तो 2014 से वो हमारे साथ में है और बराबर की उन्हें जिम्मेदारी भी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लगातार मिलती रही है। अगर मैं निषाद पार्टी की बात करूं तो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसके बाद उन्होंने अभी पार्टी में आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि संतोषजनक सीटें उनको दी जाएंगी और सम्मान के साथ में उनके साथ में जो हमारा ये गठबंधन हुआ है, इससे 2022 के चुनाव में हमें मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी और बेहतर प्रदर्शन पार्टी हमारी करेगी। अजय चंद्र चौबे जी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि सभी लोगों की रणनीतियां यहां पे हम लोगों को धीरे धीरे दिखनी शुरू हो गई। जैसे मायावती जी ने कहा कि वो अब दागी लोगों को इस बार टिकट नहीं देने वाली हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। अभी एस.एच. खान जी भी कह रहे हैं कि वो तो मुख्यमंत्री बनेंगी, पूरे पूर्ण बहुमत के साथ मायावती जी कमबैक कर रही हैं। अखिलेश यादव अपने विजन को पहले ही क्लियर कर चुके हैं, छोटो दलों के लिए उन्होंने अभी भी अपने जो रास्ते उनको खोल के रखा है। आज बीएसपी के दो नेता मिलकर भी उनसे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है और जिस तरीके से यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का आकलन एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। जी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति बहुत ही स्पष्ट है। हेलो, कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन जो है प्रदेश के जंगल राज से त्रस्त माताओं और बहनों के साथ, खून के आंसू बहाते किसानों के साथ, विधानसभा के आसपास सड़कों पे लाठी खाते बेरोजगार नौजवानों के साथ कर लिया है। अतः कांग्रेस का यह रुख स्पष्ट है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन जनता, छात्र, नौजवान और किसान के अलावा
किसी से नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को तोड़ने की बात करती है, लोगों को अलग करने की बात करती है। हम समाज के हर धर्म और जाति के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो अतः कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा भाजपा के बहुरूपिया के तरह से नहीं बदलेगी, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट हो चुका है। इनकी चाल बिगड़ चुकी है, चेहरा इनका जो है वो मौका परस्त हो चुका है, चरित्र इनका एकदम जन विरोधी हो चुका है। ये स्पष्ट है। प्रदेश और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये जनता के जो मूल समस्या है, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जातिगत चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद में निषाद समाज के साथ जो जुल्म और पुलिसिया तांडव भाजपा की सरकार द्वारा किए गए, उनके नायों को तोड़ा गया, जलाया गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई बर्बरता पूर्वक। गाजीपुर में निषादों ने प्रधानमंत्री जी का जितना जबरदस्त विरोध किया था, उनके निषाद विरोधी नीतियों के कारण, तब कहां ये लोग थे, कहां निषादों की बात कर रहे थे। उसमें तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी सर्वप्रथम पहुंची थी, इलाहाबाद भी पहुंची थी, और निषाद समाज की आवाज सबसे पहले प्रियंका गांधी ने उठाया था। जब इस प्रदेश में महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी, चाहे वो हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना हो या बरेली की घटना हो, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की आवाज को उठाया और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ी। तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? और आज केवल जातिगत चर्चे चलाकर, जातिगत मतलब जिनका अभी कुछ ही दिन पहले ऑडियो जारी हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन जारी हुआ था, जिनके चरित्र जनता के सामने उजागर हो गए, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है। ये कौन सा आदर्श प्रस्तुत करने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में? क्या राम राज्य की ऐसी तस्वीर होगी जिसमें संत असुरक्षित होगा? 22 ठीक है, चलिए, बहुत बड़े मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे गिना दिए आपने, ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर, निषाद पार्टी का और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा, और एसबी एसपी को आप भी आकलन साथ में इसके करिए कि कैसे काउंटर कैसे कर रहे हैं आप लोग। आयुष जी, इस बात को आप ध्यान रखिए, जो जाति पार्टियां हैं, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, चाहे रामाचल जी हो, चाहे लालजी वर्मा जी हो, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को आप गौर करिए। जो निषाद समाज है, चाहे राजभर समाज है, पारसी समाज है, खटिक समाज है, एक्चुअल में अंग्रेजों के समय 81 साल जो उनके ऊपर जराजे कानून लगाया गया था, और भारत जब स्वतंत्र भारत हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद 1952 में उनके ऊपर से डीनोटिफाई या क्रिमिनल जन्मजात अपराधी का कानून लगाया गया, और 1984 पर जब बसपा की नियुक्ति भागमिल होती है, तो यह नेता, जो समाज के नेता, जो डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहे हैं, रामाचल की बात कर रहे हैं, ये समाज को कह रहे हैं कि हमारा जो हक हम सताए गए हैं, हमको एससी में लिया है। जैसे आप पारसी को ले लिए, जैसे आपने खटिक को ले लिया, उसी तरह से राजभर समाज को, निषाद समाज को भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए। और यह जो नेता 35 सालों से समाज को ठग रहे हैं। आप देखे होंगे 2002 में माननीय मुलायम सिंह ने 17 जातियों को केंद्र के लिए भेजा। जब केंद्र यह भेजते हैं, मायावती जी उसको वापस बुला देती है, अखिलेश जी भेजते हैं, फिर मायावती जी वहां से वापस ले लेती है, और आरजीआई जो है उसको 4 बार रिजेक्ट कर चुका है। तो जो होने वाला नहीं है, 35 सालों से समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको अनुसूचित जात का दर्जा दिला देंगे। उसमें डॉक्टर संजय निषाद भी है और रामचंद्र राजभर जी है। अब समाज गुमराह होने वाला नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिए। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 18 सालों में समाज को यह समझाने का काम किया कि यह होने वाला नहीं अनुसूचित जात में। हमारा जो 90 के बाद जो ओबीसी लागू हुआ है मंडल कमीशन, जिसमें 27% आरक्षण है, जिसका हक बड़ी जातियां मारी जा रही है, उसके तहत हमने 17 में भाजपा का समझौता किया था। समझौते में यही तय हुआ था अमित शाह जी से कि जो सामाजिक न्याय समिति है, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की अध्यक्षता में बनी है, 2018 से जो लागू नहीं हुई है, आपको 3 साल से सामाजिक न्याय समिति पड़ी हुई है, जो देश के 11 स्टेट में 27% आरक्षण को बांट दिया गया है।
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। और भाजपा ने इस बात को माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी ने कहा था, जब 2 साल हमको ठगे उन्होंने, जब भाजपा ने माननीय नेताजी को 2 साल आश्वासन देकर के ठगा। और आप डॉक्टर निषाद जी से जाए पूछिए कि जब यही योगी जी इस 17 जातियों को जब देखते हैं कि एसटी का दर्जा दे दीजिए, तो थावर चंद गहलोत जो केंद्रीय सामाजिक मंत्री है और सतीश चंद्र मिश्रा के राज्यसभा के प्रश्न के ऊपर क्या जवाब देते हैं? यह जातियां केवल संसद को अधिकार है, राज इसको एसटी का दर्जा नहीं दे सकता। तो आप तो ठगे जा रहे हैं। संजय निषाद भी अपने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। राम अचल राजभर तो 37 सालों से समाज को गुमराह किया है। तो इन जातियां जो है इनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अति दलित समाज है और जो मुस्लिम समाज है, वह माननीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी को विश्वास करता है। और 2022 से मानिए कि 43% अति पिछड़ा है, 20% मुसलमान, इसके बल पे हम सत्ता में आ रहे हैं। माननीय योगी बाबा को उत्तर प्रदेश से हम गोरखपुर मठ में भेज रहे हैं, इस बात को आप मानिए। ठीक है, ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी जी भी हमारे पास समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका फ्रेम शायद सही नहीं आ रहा है, उसको एक बार थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। और सवाल मेरा आपसे भी यही है, क्योंकि अभी एमएच खान जी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने जिनको निकाल दिया अब उनको आप अपनी पार्टी में रखें या शामिल करें, उससे बहुजन समाज पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, उमाशंकर राजभर जी ने जरूर कहा कि ये वही सारे नेता हैं जो कि अपने अपनी जात बिरादरी में अपने अपने उन लोगों को ठगते रहे जिनके नाम पर वो वोट ले रहे थे। अब समाजवादी पार्टी अगर इनको शामिल कर रही है या भविष्य में अगर इनको टिकट भी देती है, चुनाव में भी अगर इनके साथ जाती है, तो समाजवादी पार्टी को उसका क्या लाभ मिलेगा? आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। अब्दुल हफीज गांधी जी, एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट करें आप। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। जी मैं ये कह रहा हूं कि यदि स्वेच्छा से कोई अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में जाता है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि पुरानी पार्टी में शायद आपको वो सम्मान नहीं मिल पाया होगा, तभी आप जो है वो दूसरी पार्टी में अपनी कहीं ना कहीं आस्था जता रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था यहाँ पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज इतने सारे लोग इतनी तादाद में क्यों जा रहे हैं? ये एक सवाल तो बनता ही है ना। जब कोई पार्टी से निकल जाता है तो आप उसके लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सवाल आप पर भी बनता है कि आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या आप उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? क्या आप जो उनकी जो है अपेक्षाएं उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या वजह है? लेकिन अब्दुल हफीज गांधी जी, उस पर तर्क ये है एमएच खान जी का, और सही बात भी है, क्योंकि निकाल दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त थे, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अब निष्कासित व्यक्ति अगर आपकी पार्टी में जाए या कहीं भी किसी में पार्टी में जाए, तो बहुजन समाजवादी पार्टी तो पहले ही निकाल चुकी है उनको। देखिए, ये तर्क तो निष्कासन का दिया जाता है क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि वो आपसे असंतुष्ट हैं, इसलिए ये जो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अब आप जब वो जा रहा है तो पार्टी से भी नहीं निकालेंगे, तो अपनी तो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी बचाव करते हैं इस तरह। ठीक है एमएच खान जी, बचाव करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, बड़े भोले हैं हफीज गांधी साहब, ये राजनीति में बेचारे भोले सीधे साधे बचाव करने। अरे भाई, उनको कितने साल तक हमने मंत्री बनाया, और हमने उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमने महाराष्ट्र और बिहार और कहाँ का प्रभारी बनाया। मान सम्मान से उनको ओत-प्रोत कर दिया था। पूरा करेंगे, लेकिन जब आप पार्टी के साथ गद्दारी करोगे तो आपने शिवपाल यादव को क्यों निकाल दिया? अरे आप जरा सुन लिया कीजिए। अरे ज्यादा बोलने की आदत है आपको, थोड़ा शिवपाल यादव क्यों निकाला? शिवपाल यादव को आपने क्यों निकाला भाई? जब आपके बीच में कोई आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए, थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए। आप भी बोलने नहीं आए सिर्फ, अरे पार्टी में लोग आपसे रुक नहीं रहे हैं। चलिए, पार्टी में लोग अब्दुल हफीज गांधी जी, आपकी ऑडियो बीच में शायद अनम्यूट हुई, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपने अपना उत्तर पूरा कर लिया। मैंने इसलिए एमएच खान जी से सवाल पूछा था, और आपका फ्रेम भी नहीं आ रहा है, मेरे तक नहीं पहुंच रही है, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं। मुझे लग रहा है शायद आपका वीडियो कैमरा जो है वो ऑफ हो गया है। एक बार उसको ऑन करें और उसके बाद अपनी बात को रखें, क्योंकि आपकी ऑडियो भी नहीं आ रही थी।
जी मैं बस इतना कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, इतना तो बिल्कुल आप मानेंगे कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला और वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। जब वो बाहर जाएंगे तो आप उनको निष्कासित ही करेंगे। तो हमारी पार्टी आज सभी वर्गों के लोगों को, सभी समाज के लोगों को सम्मान दे रही है और इसलिए सभी ये लोग जो अपनी अपनी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। और ये बड़े ये कह रहे हैं, अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ये छोटे मोटे नेता हैं, पार्टी ने इनको बताया। जब आप पार्टी बनाती है तो नेता का भी कद होता है। आज एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को ये सोचने की आवश्यकता है कि क्यों जो है लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। आज बहन जी के अलावा कोई लीडर गिना दीजिए, बहन जी के अलावा कोई आपकी पार्टी में, सतीश मिश्रा जी के अलावा कोई 4-5 बड़े नाम गिना दीजिए आज आप, जो काशीराम जी के साथ जिन्होंने पार्टी शुरू की थी वो क्यों भागे हैं। आज जो बहुजन समाज पार्टी आज उस विचारधारा पे नहीं खड़ी है, उस बहुजन मूवमेंट के साथ नहीं खड़ी है जिस विचारधारा से वो शुरू हुई थी। इसलिए लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी उस विचारधारा को पूरा कर सकती है, उनके ख्वाब पूरा कर सकती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है आज समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो अहमद खान साहब को अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आज क्यों इतनी बड़ी तादाद में बीएसपी छोड़कर लोग उनकी पार्टी से जा रहे हैं। अहमद खान जी, अब आप जवाब दें। ये बड़ा हास्यास्पद है। ये गांधी जी जो कह रहे हैं, हमारी पार्टी में जो लोग थे जिनको मैंने सम्मान दिया, जिनको मैंने बनाया, अगर वो गद्दारी करेंगे तो पार्टी से निकाल देंगे। शिवपाल यादव ने कौन सी गद्दारी की थी जो आपने निकाल बाहर किया, मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया आपने? रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और कौन है भाई? आजम खान है, जेल में बंद है, एक मरतबा मिलने भी नहीं गया। सारा वोट लेना चाहते हैं मुसलमानों का, मुसलमानों के साथ धोखेबाजी किया आपने। आप अपने गिरेबान में झांकते हैं, दूसरे गिरेबान में झांकने की कोशिश करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं आपकी पार्टी के बारे में। आपने दुनिया भर का अलग बात कर दिया। शिवपाल यादव से पूछिए ना उनके दर्द, उनकी पार्टी खड़ी किया शिवपाल यादव ने। अखिलेश यादव ने पार्टी नहीं खड़ी किया है, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने पार्टी खड़ी किया। और जब पार्टी खड़ी कर दिया तो आपने निकाल के बाहर कर दिया उनको। क्या गलती थी शिवपाल यादव की? जवाब दीजिएगा। जवाब नहीं आपके पास है। दूसरे के पार्टी के बारे में कहना बात बड़ा आसान है। नहीं, मैंने 4 नाम आपसे पूछे हैं, आप 4 नाम गिना दीजिए। बहन जी को छोड़कर सतीश मिश्रा जी को 4 नाम बड़े गिनाइए। कौन बचे आपके साथ? जो पिता पुत्र की बात न माने, साथ बताइए। वो बाप पुत्र की बात न माने। आज कितने एमएलए हैं? 4 बड़े लीडर के नाम बता दीजिए। बहन जी को छोड़कर सतीश मिश्रा जी को छोड़कर आप नाम गिना दीजिए। आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? आप ये बताइए ना, जो मैंने सवाल किया है आपसे। आज 19 विधायक थे, आज कहां? मैंने जो सवाल किया जवाब दीजिए। शिवपाल यादव क्यों निकाला? आपके साथ कितने विधायक हैं? शिवपाल यादव क्यों निकाला? अगर वो विधायक आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो आप उनको पार्टी से तो निकालेंगे ही ना, और क्या करेंगे? जब आपकी पार्टी में उनको कोई आस्था नहीं रही है तो वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। और हमारे साथ अगर आ रहे हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए। आपको डर नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी सशक्त है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने आज खत्म कर दी है। आज आप देखिए कि 2022 में क्या हर्ष होने वाला है। 2022 में कोई पूछ नहीं रहा है, बीएसपी को कोई पूछ नहीं रहा है, बीएसपी को आज कोई पूछ नहीं रहा है। खान साहब, बीएसपी को कोई पूछ नहीं रहा है। आज सब समझ रहे हैं कि बीएसपी एक तरह से खत्म हो गई है, इसलिए बीएसपी से सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। उस जहाज जो डूबता है उससे लोग भागते हैं। आज आप भाग रहे हैं, कहीं नहीं है तो हमारे साथ क्यों लोग जुड़ रहे हैं? आपकी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे बताइए, हमारी पार्टी से कितने लोग आपकी पार्टी में आएंगे? कौन ज्वाइन कर रहा है? हमारी पार्टी का बताइए ना। हमारी पार्टी पर छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? हमारे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं? ये रोज आपकी छुपाने वाली पार्टी चीज है। जुड़ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी चीज है कि आपकी पार्टी को कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं? बताइए मुझे, 10 नाम बताइए जो आपकी पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। आप बताइए ना। आप कौन होते पूछने वाले? बताएं आपको। हम आपसे तो पूछ रहा हूं मैं। आपसे तो पूछ रहा हूँ। शिवपाल यादव का नाम बताइए। आप कह रहे हैं ना आपको पूछ रहा हूँ ना। शिवपाल यादव क्यों निकाला आपने? शिवपाल यादव को क्यों निकाला? शिवपाल यादव को क्यों निकाला? बताओ भाई, एक सवाल खाली है। शिवपाल यादव को क्यों निकाला? नाम आप नहीं गिना सकते। मैंने सवाल पूछा, शिवपाल यादव को क्यों निकाला? कौन से हैं? शिवपाल यादव को बर्खास्त क्यों किया? काशीराम जी हमने के साथ बर्खास्त नहीं किया, हमने निकाला है। आपने शिवपाल यादव को बर्खास्त किया है, दलील किया है उस आदमी को जिसने पार्टी को खड़ा किया, उसी को दलील किया। जिन्होंने चलिए इससे आगे बढ़ रहे हैं। अजय सिंह जी, ठीक है, चलिए ये सबके अपने लड़ाई हमसे लड़ लेंगे। ये जितना लड़ना चाहे लड़ लेंगे।
इनके नेता जो एक बार के मुख्यमंत्री हैं, हमारी नेता 4 बार की मुख्यमंत्री है। मुकाबला नहीं कर सकते हो गांधी जी, मुकाबला नहीं कर सकते हो। 400 सीटें जीत नहीं ठीक है अहमद खान जी, देखिए राजनीतिक मुकाबला लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती कौन मुकाबले में है कौन नहीं है, और जनता जिसको चुन देती है भाई ये माना जाता है कि मुकाबले में वही था और जनता ने उस पर अपनी सहमति जता दी। ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप से मैं बाहर आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं सवाल आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का, क्योंकि 2-3 बड़ी बातें आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई हैं जिस पर हम सवाल तो बनता है और इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। पहली बात आज बड़ी ये हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज निषाद पार्टी और अपना दल दोनों के गठबंधन के साथ औपचारिक ऐलान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जाएगी। सीटों को लेकर के हालांकि अभी सहमति नहीं बनी, लेकिन उचित मान सम्मान दिया जाएगा, ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही। दूसरी बड़ी घटना यह हुई जो कि एक ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने लालजी वर्मा और रामअचल राजभर दोनों के साथ एक तस्वीर को साझा किया। अब इसके मायने क्या है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जातीय आधार पर जो जनगणना है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात केंद्र सरकार ने कही है, सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया कि ओबीसी की बात करते हैं लेकिन चेहरा इनका उजागर हो रहा है। और इसी पर कई सवाल हैं और सवाल तो बनता है। मैं एक बार फिर से वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले उमाशंकर राजभर जी ने कई बड़ी बातें कही और बड़े आरोप भी उन्होंने लगाए कि जो नेता लगातार अपनी जाति अपनी बिरादरी को ठगते रहे, आज वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी उनका भला नहीं करने वाली, आप लोग भी ठग रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, कुछ भला नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जनता को बहका रहे हैं। आपका रिएक्शन में चाहूंगा इसके ऊपर। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं अपने मित्र भाजपा की, जब आप लोगों ने जाति की व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था, तो उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर अपनी व्यवस्था उनके समक्ष रखती रही कि उचित समय पे उचित बाइफर्केशन जो 27% आरक्षण का विषय था उसको शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा नहीं है डिनाई किया था। उस समय ऐसा है कि जब जिस चीज का वक्त आता है उस वक्त से ही उसका स्वाद मिलता है। उस संबंध में कई निर्णय आए जो कि सुनने जैसे थे और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया। पिछड़ा वर्ग समुदाय ने भी स्वीकार किया कि 27% आरक्षण का उचित समय पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लेना स्वीकार किया। मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे कर देता हूँ। रही बात निषाद पार्टी, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से निषाद पार्टी ने इनके समक्ष अपनी बातों को रखा और उस समुदाय को उचित और सम्मानजनक व्यवस्था हर वक्त अगर ना मिली होती तो आज ये व्यवस्था ना आती कि उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष जो आज 2022 के चुनाव का बिगुल बजना है, उस बिगुल में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का जो गठबंधन एक बहुत सार्थक और बहुत उचित निर्णय है। रीजन इसका ये है कि आप जिन जातियों की आप व्यवस्था लेकर के उनके समक्ष गए थे, उनके समक्ष अगर इसका उचित निर्णय और सम्मानजनक व्यवस्था ना कायम हो तो ये गठबंधन कायम करते ही ना होता। और गठबंधन कायम होने के साथ ही समाज में ही नहीं, पिछड़ा वर्ग समुदाय में एक हर्ष की लहर है। हर्ष की लहर इसलिए है कि उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय संजय निषाद जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी बातों को रखा और उन्हें सार्थक व्यवस्था का अनुमान मिला कि हमारे बिंदुओं पे अगर कहीं सुनवाई है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस समुदाय के किले की छोड़ करके जर्जर व्यवस्था पिछले 70 सालों से कायम थी, उस व्यवस्था को उन्होंने पर्यटन स्थल घोषित करके और उसको सम्मानजनक व्यवस्था निषाद समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने ही उपलब्ध कराया। एक बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व माननीय संजय निषाद जी ने जब भी कहीं कहा, पिछली सरकारों के वक्त कहा, उन्होंने सुनवाई न करके उनको जेल भेजा था। मायावती जी ने उनको जेल भेजा था, उनके पार्टी के किसी सदस्य को मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता। समाजवादी पार्टी ने इनके समक्ष अगर कोई उचित निर्णय लिया होता तो इनकी अलायंस कंटिन्यू रहती, गोरखपुर इलेक्शन नहीं सही था। आपको बताना चाहता हूं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व
ने, माननीय अमित शाह जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इन लोगों ने इस समुदाय को, इस समाज को बहुत ही सार्थक और उचित निर्णय लेकर के इन लोगों ने इनको वो अपनी व्यवस्था के समक्ष कायम रखने के लिए निर्णय लिया है। और इस निर्णय का सभी ने बहुत ही आदर्शवादी व्यवस्था के तहत अपने आप को इन्होंने पाया वहां पे। इस वजह से नहीं ठीक है, वो उसका जवाब तो देखिए उमाशंकर जी देंगे, उसका जवाब उमाशंकर जी देंगे। लेकिन साक्षी जी अब चूंकि निषाद पार्टी आपके साथ, अपना दल आपके साथ, तो दोनों के साथ आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं। लेकिन मायावती जी जो ट्वीट कर रही हैं साक्षी जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हलफनामा आप लोगों ने दाखिल किया है वो ये कह रही हैं कि आपकी जो चुनावी स्वार्थी राजनीति है ओबीसी को लेकर के, उसका पर्दाफाश हो गया है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर इसका जवाब दें आप साक्षी जी। जी, सबसे पहले तो मैं अभी हमारे जो अजय भाई साहब हैं वो जो बोल रहे थे, मैं उनका समर्थन करती हूँ इस बात के लिए, जो भी उन्होंने सारी बातें रखी यहाँ पर। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कोरोना काल जैसे भीषण समय में भी अगर निषाद जाति के बारे में अगर किसी ने सोचा है, निषाद लोगों के बारे में अगर किसी ने सोचा है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इस समय भी सम्मान निधि जो ट्रांसफर की गई थी वो बस भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। उसके अलावा जो उन्होंने आरोप लगाए ठगी वगैरह के, तो मैं सबसे बड़ा जो राजभर जी जो है वो सबसे बड़े ठगी तो खुद ही है। वो लगभग 2.5-3 साल तक वो हमारी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। उसके बावजूद जब जब विवाद हुए तो उनके जो ये पारिवारिक संबंध को लेकर ही विवाद आए, उनके जो जिससे समाज को लेकर कभी भी विवाद नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अपनी जो पारिवारिक समस्याएं थी या जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है उन्हीं को फुलफिल करने में उन्होंने 3.5 साल का वर्ष समय निकाल दिया। तो जनता अब उनसे दोबारा जनता उनकी घटनाएं समझ चुकी है, जो समाज के हित की बात करते हैं लेकिन असल में वो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। इसके अलावा मैं अभी बात, जब कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे तो बहुत ज्यादा महिलाओं की दुर्दशा को लेके और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को लेके बात कर रहे थे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि लगभग 70 साल जो कांग्रेस का राज्य किया है भारत पर, मैं यूपी की बात नहीं करूं, भारत में उन्होंने राज किया है, जो देश की दुर्दशा उन्होंने करके छोड़ी थी, 7 साल में बहुत मुश्किल से वो पटरी पे आई है। और जनता जागरूक है, इसलिए बार बार मौका नरेंद्र मोदी जी को या उत्तर प्रदेश में योगी जी को दे रही है, क्योंकि वो उन्हें दिख रहा है कि अब यही सरकार है जो गरीब के बारे में सोचती है, जो किसान के बारे में सोचती है, जो महिलाओं के बारे में सोचती है, जो बच्चों के बारे में सोचती है। इसलिए लगातार हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। और मैं मायावती जी के बारे में बताना चाहूंगी, देखिए उनका तो सभी जनता कोई भी जानती है कि वहां पैसे का ही खेल होता है, उसके अलावा उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं है। कई बार जनता ने उन्हें, एक बहुत बड़ा विश्वास उनके ऊपर है, जनता को, उनके समाज को उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जितना उन्होंने किया है अपने लिए ही किया है, और अब जनता देख चुकी है उनका असली रूप को, इसलिए वहां से उनके पार्टी से सब लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। अजय चंद्र चौबे जी, मुझे ये बताएं कि क्या 32 साल तक आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण है, आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आपके जो मुद्दे हैं, कोर जो मुद्दे हैं, उस पर आप चुनाव लड़ेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की नाकामी, लेकिन जातीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, क्या उसको पकड़ नहीं पा रही, उस नब्ज को आप लोग टटोल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों का सूखा समाप्त नहीं होता है? इस बार भी आपकी लाइन यही है जिसको आपने अभी बताया, लेकिन ऐसे कैसे आप लोग सत्ता तक पहुंचेंगे और कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या इसका आकलन किया है कभी अजय चंद्र चौबे जी? देखिए, इसका आकलन हमने बखूबी किया है। 1989 के बाद से 1989 के बाद से प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, कोई भी सरकार दोबारा नहीं आई, मतलब जनता ने उनको नकार दिया। जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए थे या जनता को जो उन्होंने सपने दिखाए थे, वो जनता के मानदंडों पे खरे नहीं उतरे। इसलिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भोली भाली जनता को जो इन लोगों ने बार बार कुछ जातिवादी ताकतें, कुछ सांप्रदायिक ताकतें और मौका परस्त और अवसरवादी ताकतों ने जिस ढंग से गुमराह किया था, जनता उनके भुलावे में भले कभी कभी आ गई, लेकिन दोबारा उन्हें जनादेश नहीं दिया। तो ये तय है कि कांग्रेस पार्टी ने उस नब्ज को पकड़ लिया। इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले निषादों की भी आंसू पोंछने वो इलाहाबाद पहुंची थी। जब एक बहन के साथ अन्याय हुआ हाथरस में,
उन्नाव में, तब भी प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी और राम राज्य की बात करती करते जो भारतीय जनता पार्टी सीता के चीरहरण तक लखीमपुर खीरी में पहुंच गई थी, वहां भी प्रियंका गांधी उस बहन और मां का भी आंसू पोंछने सबसे पहले पहुंची थी। तो कांग्रेस पार्टी इस नब्ज को बहुत अच्छी तरह से परख चुकी है। जब इस देश का अन्नदाता रो रहा था तब भी आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी मैंने कहा कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं जय चंद्र चौबे जी, वो मुद्दे हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे अलग है। 17 में भी आपने किया, 19 में भी आपने, मुद्दे कमोबेश आपके यही थे, लेकिन जनता 32 साल से आप पर भरोसा इसीलिए नहीं कर पा रही है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जो साधने की कोशिश, यहां सभी पार्टियां बैठी हैं, सबका अपना अपना एजेंडा बिल्कुल सेट है, उसके बीच में रास्ता कैसे कांग्रेस पार्टी बना पाएगी, सवाल इस बात का है। इसलिए आकलन कैसे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? मैं आपके मुद्दे से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या इससे जीत सुनिश्चित हो जाएगी अजय जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी जातिगत चुनाव लड़ने की कोशिश किया था, छत्तीसगढ़ में भी जातिगत चुनाव लड़ने की कोशिश किया था, राजस्थान में भी जातिगत राजनीति करने की कोशिश किया था और मध्य प्रदेश में भी जातिगत राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जातिगत राजनीति करने पे फोकस किया था। लेकिन आज भारतीय राजनीति इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है कहां? हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश की जनता भी इन बातों को बिल्कुल बहुत ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सब समझ चुकी है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां की कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों में बहुत अंतर है और वहां के मुद्दे और यहां के मुद्दों में अंतर है और वहां किस तरीके से कांग्रेस ने लड़ा ये समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें अजय जी की बात का। साक्षी जी, मैं आऊंगा आपके पास। उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? उमाशंकर राजभर जी, मुझे लग रहा है आपका शायद ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट करें। चलिए उमाशंकर राजभर जी, आपके ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंचे, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। एमएच खान जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे किसी और डिबेट में जाना है, तो मुझे उससे जो बाइक देना हो आप ले लीजिए, जो प्रश्न पूछना हो। नहीं एमएच खान जी, क्योंकि सवाल आपसे भी मेरा यही है, मायावती जी को आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप लोगों ने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर अभी तभी पार्टियों ने उठाए हैं कि मायावती जी के एक तो पार्टी के साथ छोड़ करके जितने भी बड़े नेता थे सब जा रहे हैं, या आप ये कह दें कि आपने उनको निकाल दिया है। रास्ता आगे का तय कैसे होगा? बड़ी चुनौती तो है ना बहुजन समाज पार्टी के सामने। नहीं, चुनौती कुछ नहीं है। हमने 2007 में भी ऐसी सरकार बनाई थी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी अगर मुझसे लड़ना चाहती है तो लड़े, लेकिन इनका चरित्र चेहरा जनता जानती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने बाप को हटा के अध्यक्ष बने हैं जबरदस्ती। शिवपाल यादव को बर्खास्त किया है इन्होंने। दूसरे के पार्टी के बारे में जानने के पहले अपने पार्टी का इतिहास जान लें कि हमने क्या किया है। बाप रो रहे थे और चचा रो रहे थे, अखिलेश यादव इनको बर्खास्त करके अपने अध्यक्ष बन गए और उसके बाद मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था इनको। तो ये सब छोड़िए, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हैं और सभी समाज के लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व देते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे ठाकुर समाज हो, सबको जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी हम देते हैं और उसी पे चुनाव लड़ते हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि 2022 में ये सारे लोग, अगर देखिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है, संगठन तालमेल की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर होता है उसी को लाठी की जरूरत पड़ती है। हमें लाठी की जरूरत नहीं है, हम कमजोर हैं, हम जनता के बीच में हैं और हम लड़ेंगे चुनाव महंगाई पर, पेट्रोल डीजल के दाम पर लड़ेंगे और किसानों की जो 500 से 700 लोगों की शहादत हुई है उस पर लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है। हम बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये जो इतिहास बताने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी को, पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले। उमाशंकर राजभर जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं जाऊं, इजाजत हो तो? ठीक है एमएच खान जी, आप जा सकते हैं, आपको कहीं और जाना, आपने जैसा कहा। साक्षी दिवाकर जी, साक्षी दिवाकर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। साक्षी जी, एक बार अनम्यूट कर लें आप।
चलिए साक्षी जी, आपकी भी ऑडियो नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या में चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे के तहत आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन जनता के बीच में कौन कनेक्ट को बिठा पाएगा, इसके लिए भी आगे आने वाले चुनावों का और इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।